विचार करके इस किसानों की आवाज को बुलंद करें। राम राम साहब। आदरणीय दुलीचंद जी भाई साहब, आदरणीय सत्यनारायण जी, रमेश जी भाई साहब, अटवाल जी, और बड़ी संख्या में पधारे अन्नदाता। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 130 दिन से, यानी कि पिछले 4 महीने से ऊपर हो गए, हमारा किसान, हमारा अन्नदाता अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बैठा है। वो केवल अपने पेट पालने के लिए नहीं, अपने परिवारों का पेट पालने के लिए नहीं बैठा, वो पूरे देश के किसानों के लिए, पूरे देश के अन्नदाताओं के हकों की लड़ाई के लिए दिल्ली में बैठा है। जब ये आंदोलन चालू हुआ और जब हमें ये पता चला कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है और ये किसानों के लिए चलाया जाए जो आंदोलन है, ये इस देश की धरती पर, इस भारत माँ की धरती पर पहली बार एक ऐसा आंदोलन है जो केवल एवं केवल किसान जात के लिए किया जा रहा है, केवल एवं केवल अन्नदाता के लिए किया जा रहा है। जब मेरे को ये पता लगा कि दिल्ली में किसान धरने पे बैठे हैं, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, और जब दिल्ली में बैठे किसान नेताओं ने ये आह्वान किया कि पूरे देश से किसान अपने हकों को लेने के लिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से दिल्ली पहुंचे, तो इस धरती से, आपकी 12 की धरती से बहुत सारे लोग उस परेड में पहुंचे दिल्ली, और उसी तहत आपका बेटा नरेश मीणा भी इस 12 से जाके और दिल्ली में परेड में शामिल हुआ। वो मेरा पहला दिन था जब मैं इस आंदोलन से जुड़ा और इस किसान मूवमेंट से जुड़ा, जब मैं दिल्ली में जाके लाल किले तक पहुंचा, और उसके बाद जब मैं वापस जयपुर आया, तो जयपुर में आने के बाद दूसरे दिन हमें पता लगा कि जो किसानों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे जो राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी, उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस उनको गिरफ्तार करने चली गई, उसको आंदोलन को कुचलने के लिए उनको उठाने चली गई। और वो जब हमने टीवी पे और मोबाइल के माध्यम से वो जब दृश्य देखा, जब राकेश टिकैत ने कहा कि मैं मर तो जाऊंगा, मैं फांसी पे तो चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं महेंद्र टिकैत का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं पीठ बता कर नहीं भागूंगा, मैं बाबा रामदेव अन्ना हजारे की तरह नहीं भागूंगा, चाहे मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन किसानों को धोखा नहीं। और जब वो दृश्य हमने देखा, वो राकेश टिकैत के आंखों में जब किसानों के लिए नरेश मीणा ने आंसू देखा, तो मैं अपने आप को जयपुर में नहीं रोक पाया। मेरे साथ 4-5 साथी थे, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें गिरफ्तार करें, लाठी चले, चाहे गोली चले, चाहे हमें जेलों में डाल दिया जाए, लेकिन हम हमारे किसान नेता राकेश टिकैत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पंचपटेल युवा साथी, आपका ये 12 में पैदा हुआ ये बेटा सुबह 5 बजे दिल्ली में राकेश टिकैत के पास पहुंच गया, और सुबह 7 बजे हम राकेश टिकैत साहब से मिले। जब मैं किसान नेता राकेश टिकैत साहब से मिला, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो जाग चुका है, लेकिन राजस्थान में किसान कैसे सोए पड़े? राजस्थान का किसान क्यों इस आंदोलन में नहीं आया? आप जाओ और राजस्थान के किसानों को जगाओ। तब मैंने उनको 27 तारीख को कहा, आदरणीय टिकैत साहब, राजस्थान में भी किसान आंदोलन होते रहते हैं, राजस्थान के किसान भी जागरूक हैं, लेकिन राजस्थान में भी मैं तो इसी धरती से आता हूं जहां केवल हाड़ौती, जो प्योर की पूरी तरह से 100% तरीके से केवल खेती बाड़ी पे जिंदा है, खेती बाड़ी के अलावा कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के किसानों के पास कुछ नहीं है, ना उनके बच्चे नौकरियों में, ना उनके पास फैक्ट्री है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं और मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी अगर सबसे पहले कोई मीटिंग हो, पंचायत हो, तो हाड़ौती में हो, बारा में हो, ताकि हम उन लोगों को जगा सकें। तो टिकैत साहब ने कहा कि अभी हमने मीटिंगें चालू नहीं की है, लेकिन जब भी हम मीटिंग चालू करेंगे तो आपको जरूर समय देंगे, लेकिन आप राजस्थान के लोगों के बीच में काम करो।
और जब मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया और मेरे ऊपर जब उसने भरोसा किया तो लोगों ने कहा भाई साहब आप राकेश टिकैत और किसान नेताओं के भरोसे को टूटने मत दें, क्योंकि अब तक मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में मैंने छात्र राजनीति में काम किया था और सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, जयपुर के आसपास के छात्र और युवाओं के बीच में मैं काम करता रहा और यही कारण है कि वही मेरी टीम बनी है, वही मेरे लोगों से जान पहचान बनी, क्योंकि मैं 12 में कभी रहा भी नहीं और 12 में लोगों से कभी जुड़ा भी नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले तय किया कि मैं पूर्वी राजस्थान के किसानों के बीच में काम करूं। और आप सबको पता है कि राजस्थान में अगर कहीं से सबसे पहले शुरुआत हुई, सबसे बड़े महापंचायत हुई, सबसे बड़े राकेश टिकैत अगर राजस्थान में आया तो अलवर की धरती पे झालाटाला से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद राजस्थान में पूर्वी राजस्थान के हर जिले में महापंचायतें हुई, उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में भी पंचायत। लेकिन जब मैं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान और जयपुर की धरती पर छात्र और किसानों के बीच में जब काम कर रहा था तो बहुत सारे युवा साथी, छात्र साथी, किसान भाइयों ने कहा कि यहाँ का किसान तो जाग चुका है, यहाँ का युवा तो जाग चुका है, यहाँ का छात्र, यहाँ का युवा, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का किसान, हर वर्ग का जो किसान है वो किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुका है। नरेश मीणा, जो तुम जहाँ से आए हो, जिस क्षेत्र से आए हो, वहाँ का किसान सोया पड़ा है, मरा पड़ा है, वहाँ का किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाया है, तो आप जाओ, क्यों ना आप हड़ौती में काम करो। और उसके बाद आपका बेटा आपके बीच में, आपके क्षेत्र में आया। हमने जैसे यहाँ पे आए, हमने सारे किसान नेताओं से बात की, उसके बाद 12 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा कि हम एक बार यहाँ की नब्ज टटोलेंगे, यहाँ के लोगों का व्यवहार देखेंगे कि यहाँ के किसान जागरूक है कि नहीं है, किसान हमारे साथ लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इसलिए हमने जब एक शुरुआत की कि हम छोटी छोटी चौपालें करेंगे, छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे और उसी के तहत हमने सबसे पहले मीटिंग छिपा बड़ौद में रखी, उसके बाद छबड़ा में मीटिंग रखी और आज हमारी इसी 12 की धरती पर तीसरी पंचायत रेलावन में है। और मेरा ये मानना है कि इस रेलावन के लोगों ने, रेलावन के आसपास के गाँव के लोगों ने, आप पंच पटेलों ने साबित कर दिया कि अगर कोई हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा तो उसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हम जी जान से उसके साथ खड़े रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे पंच पटेलों, मेरे किसान साथियों, जब ये आंदोलन चल रहा है, आप टीवी पे देखते हो, मोबाइल पे देखते हो, रोज नई नई खबर आती है। कभी खबर आई कि किसानों को जो 26 जनवरी के दिन जबरदस्ती लाल किले पे भेज दिया गया, कभी खबर आती है कि जो बॉर्डर पे जो किसान बैठा है, उनके जो लोग उनसे मिलने जाते हैं तो उसके बीच में बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, उनके बीच में मिलिट्री खड़ी कर दी गई, उनके बीच में तोपें और बंदूकें लेकर पुलिस खड़ी कर दी गई। और कभी कभी खबरें ये भी आती है कि भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी और अमित शाह जातिगत युद्ध कराने के लिए, जातियों को लड़ाने के लिए, ताकि किसान कैसे भ्रमित हो जाए, किसान आपस में कैसे लड़ जाए, अलग अलग जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को किस तरह से किसानों पर कुटाराघात करने के लिए भेजता है, वो सब आपके सामने किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर गुंडे भेजे गए। और कल परसों का आपको पता, जब राकेश टिकैत साहब अलवर की धरती पर आए तो वो आरएसएस और संघ के कुछ छात्र जो बहक गए, जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम किसका विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, और वो राकेश टिकैत का विरोध करने चले गए। उन्होंने राकेश टिकैत का इस अलवर की धरती पर, राजस्थान की धरती पर विरोध किया, जहां केवल महाराणा प्रताप पैदा हुआ, जहां मीराबाई पैदा हुई। ये राजस्थान की धरती वो है जो अतिथि देवो भव का नारा चलता है, यहाँ तो सबका स्वागत होता है। कुछ अलवर की धरती पर कुछ आरएसएस और संघ के कुछ छात्रों ने उनका विरोध किया, वो आज जेल में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आंदोलन आज 120 दिन हो गए, लोग पूछते हैं भाई साहब क्या होगा, कब तक आंदोलन चलेगा, आंदोलन का क्या नतीजा निकलेगा, आंदोलन सक्सेस होगा कि नहीं होगा, किसान जीतेंगे कि हारेंगे, ये सब प्रश्न आजकल आपके बीच में चल रहे हैं। कुछ हाड़ौती के किसान पूछते हैं इस आंदोलन किस लिए हो रहा है, क्यों आंदोलन किया जा रहा है, क्यों ये रोज टीवी पे केवल किसान नेताओं की बातें सुनी जा रही है। ये सारे प्रश्न आप सबके बीच में, हमारे बीच में। आंदोलन क्यों हो रहा है इसका मैं बताना चाहता हूँ। ये आंदोलन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो किसानों पे जो काले कानून थोपे, 3 काले कानून, इस तरह के काले कानून थोपे जिसमें आपकी धरती को नीलाम किया जाएगा, आपकी धरती को, आपकी जमीन की बोलियां लगाई जाएगी। क्योंकि ये जो धरती है, ये किसानी है, जो खेती है, ये खेती बाड़ी हम व्यापार के लिए नहीं करते, हम कोई धंधा पाने के लिए नहीं करते। अगर हम सब किसान अगर खेती करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि हम अपना बाल बच्चों का पेट पाल सके, अपना पेट पाल सके और इस दुनिया का, देश का पेट पाल सके। इस धरती को हम व्यापार नहीं बनने देंगे। ये धरती केवल पेट पालने के लिए, केवल अपना घर चलाने के लिए धरती है। इस धरती को बेचने की प्लानिंग। लोग पूछते हैं इस आंदोलन से क्या होगा। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस आंदोलन से क्या होगा।
आपने कभी 5,000 में सरसों बेची है? इससे पहले, इस वर्ष के पहले कभी आपकी सरसों 5,000 के ऊपर बिकी है? आज के पहले इस देश में हमारी जब भी फसल कटती थी, जब भी सरसों कटती थी, तो 3,000-3,200 बिकती थी। पहली बार है जो सरसों आपकी 5,000 के ऊपर बिक रही है। पहली बार है जो सोयाबीन का भाव 5,000 के ऊपर है। पहली बार है जो आपको उड़द का दाम मिल रहा है। कारण क्या है? क्या आपने पता किया? ये आप और हम सब की वजह से नहीं बिका। ये जो 5,000 सरसों बिक रही है वो आप सबकी वजह से, हमारी सबकी वजह से नहीं बिक रही। ये उन किसान नेताओं की देन है, उस राकेश टिकैत की देन है, उस चिड़ुन की देन है, पंजाब के सरदारों की देन है, जिनकी वजह से सरसों आपकी 5,000 बिक रही। अगर ये आंदोलन नहीं चलता, ये किसान धरने पर नहीं बैठे होते, तो अब तक नरेंद्र मोदी विदेश से तेल मंगा लेता। अब तक नरेंद्र मोदी ये आंदोलन नहीं चलता तो विदेश से दालें मंगा लेता। अब तक तेल के जहाज आ जाते, दालों के जहाज आ जाते, और आपकी सरसों बिकती 2,500-3,000, आपकी सोयाबीन बिकती 2,500-3,000। लेकिन ये उन किसान नेताओं की देन है, हम सबकी जागृति का देन है, ताकि नरेंद्र मोदी हमेशा तेल नहीं मंगा पाए, दाल नहीं मंगा पाए, तो इससे हमारा उचित दाम मिल पाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये सब चाहते हो कि जिंदगी भर हमेशा परमानेंट, जब आप खेती करते हो, जब खेत में जाते हो, तो ये निश्चिंत होके जाओ कि मेरी सरसों जिंदगी भर 5,000 के ऊपर बिकी। आप सोच हमारी दालें के, हमारी सोयाबीन हमेशा 5,000 के ऊपर बिके, हमारा गेहूं का हमेशा समर्थन मूल्य जो 2000 की 1975 की रेट है उससे हमेशा ऊपर बिके। आज आप सबको पता है गेहूं की क्या समर्थन मूल्य पे कांटे लग नहीं रहे, समर्थन मूल्य पे कोई बोल नहीं रहा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस दिन किसान की जीत होगी, जिस दिन किसान नेताओं की जीत होगी, जिस दिन ये आंदोलन सफल होगा, उस दिन ये तय होगा कि इस देश में एमएसपी के नीचे कहीं किसी किसान का माल नहीं बिकेगा, एमएसपी के नीचे कहीं कोई कांटा नहीं लगेगा। और अगर एमएसपी पे अगर कांटा नहीं भी लगा, एमएसपी अगर कोई कांटा नहीं भी लगा, तो भी कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार, कोई भी आढ़तिया आपका माल एमएसपी के नीचे नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि किसान नेताओं ने कहा कि एक ऐसा कानून बना दो, ऐसा कानून बना दो, वो लिखित में कानून बनाओ, ताकि अगर एमएसपी के नीचे, समर्थन मूल्य के नीचे अगर किसी भी किसान का माल बिकेगा तो उसको सजा होगी, खरीदने वाले को सजा होगी, माल बेचने वाला कहीं भी जाएगा लेकिन उसका एमएसपी के नीचे, कानून के नीचे माल नहीं बिकेगा। अब बात हमारी जब हाड़ौती की आती है तो कुछ लोग कह रहे थे कि केवल किसान की बात होनी चाहिए, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसने हमारे ऊपर एक किसान के ये जो कानून थोपा है, आज 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल, केरल, कई जगह चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उस क्षेत्र में जाके, उन प्रदेशों में जाके ये नहीं कह रहे कि क्या नाम से किसान कानून अच्छे हैं, किसानों के लिए हमने अच्छा किया है। वो सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, केवल भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट दे दो। कब तक समझोगे, कब तक चलेगा? इसलिए आपको समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। हाड़ौती के पंच पटेलों, हाड़ौती के किसानों, हाड़ौती के युवाओं, जब नरेश मीणा हाड़ौती में बोलता है, जब नरेश मीणा 12 की धरती पर कोई भी मीटिंग करता है, कोई भी 5 लोगों में बात करता है, तो लोग एक ही बात सोचते हैं कि नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बोलेगा। अरे प्रमोद जैन भाया ने मेरी कोई जमीन थोड़ी खरीद ली, उसका ली, मेरी कोई जमीन थोड़ी छीन ली, मेरी कोई प्रमोद जैन भाया से व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी, मेरी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं प्रमोद जैन भाया जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, रेलाउन की धरती से, रेलाउन के पंच पटेलों के बीच से आप भी हमारे साथ आ जाइए, आप भी किसानों की लड़ाई लड़िए। आपने चुनाव में बहुत रैलियां करी है, चुनाव में बहुत लोगों के बीच में सभाएं करी है। प्रमोद जैन भाया जी, पाना चंद जी और कांग्रेस के सभी नेता, क्योंकि ये लड़ाई हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हम अमित शाह, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें आपका साथ
चाहिए, हमें कांग्रेस का साथ चाहिए। और जो कांग्रेस अगर हमारा साथ देगी तो हम भी कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं प्रमोद जैन भाई जी आपसे, क्योंकि आपने जब राजनीति चालू करी थी तो आपने इस तरह की राजनीति चालू की थी कि प्रमोद जैन भाई बहुत बड़ा धार्मिक नेता है। प्रमोद भाई गौशालाएं बनाता है, प्रमोद जैन भाई दूध बांटता है। लेकिन प्रमोद जैन भाई, मैं आपसे इसी बारह की धरती पर एक बात पूछना चाहता हूँ। जब ये हाड़ौती का किसान, जब बारह का किसान जब केसीसी बैंक में केसीसी लेने जाता है तो बिना दलाली दिए इसको केसीसी नहीं मिलती। ये जब बारह का किसान, ये जब हाड़ौती का किसान जब किसी बैंक में केसीसी लेने जाता है तो उसको बिना दलाली दिए केसीसी नहीं मिलती। और ये किसान जब कोई बिजली विभाग में जब खंभा लेने जाता है, ट्रांसफार्मर लेने जाता है, तार लेने जाता है, तो बिजली विभाग में इसको कोई भी बिना पैसे दिए खंभा नहीं मिलता, ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, इसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हे नेता, आप ऐसे नेताओं को तैयार करो जो धरती पुत्र हो, जो किसानों के बेटे हो, जो किसानों की चिंता कर सके। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी नेतागण हैं, और आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ लोग, हमारे नेता तो सोए पड़े, लेकिन जो छुटभैया नेता है, उनसे जो उनके चेले हैं, उनके जो चपट हैं, वो हमारी मीटिंगों में नहीं आएंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे, बल्कि लोगों को रोकने का भी कोशिश करेंगे। क्योंकि वो अभी पंचायत समिति के टिकट के चक्करों में, वो अभी जिला परिषद के चुनाव के टिकट के चक्कर में, अरे वो लोग अभी बजरी के ट्रैक्टर चला रहे हैं, बजरी के ट्रक चला रहे हैं, वो लोग दलालियां कर रहे हैं। कोई बजरी के नाम पे पैसे कमा रहा है, कोई किसके नाम पे पैसे कमा रहा है। उनको तो खुद के घर भरने से, खुद के पेट भरने से फुर्सत नहीं है। वो किसानों के लिए और किसान हम सब लोगों के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये भी जगना है, ये भी तय करना है, क्योंकि जो भी किसान के साथ है, जो भी किसान की बात करेगा, वही जब आपके बीच में चुनाव लड़ने आए तो उससे ये सवाल जरूर पूछना, वोट देने के पहले ये जरूर पूछना कि तू जब किसान आंदोलन हो रहा था देश में, जब लोग सड़कों पे थे, किसान सड़कों पे थे, तो तू मेरे नेता, तू कहां था? तू कहां था भैया? ये आपको मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी, मेरी व्यक्तिगत, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले का आपने अखबार पढ़े होंगे, 12 के एक खान विभाग का मामला है, छिपा बड़ौद। एक हमारा शहरिया भाई जिसको शायद रेत भरने के ट्रैक्टर में 300 रुपए मिलते हो, एक व्यक्ति को ट्रैक्टर में रेत भरने के, बजरी भरने के मात्र 300 रुपए मिलते होंगे। और उस एक शहरिया भाई की छिपा बड़ौद में रेत भरते हुए, बजरी अवैध खनन का काम चल रहा था, और उस अवैध खनन को जब वो रेत भर रहा था, बजरी भर रहा था, तो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। जिस परिवार के लिए वो रोटी रोजी कमाने गया था, जिस बच्चों को पालने के लिए वो 300 रुपए की दिहाड़ी पे काम करने गया था, उसका ठेकेदार तो उस बजरी की ट्रैक्टर पे, उस बजरी की ट्रॉली पे 3000 4000 कमाता होगा, लेकिन उस 300 रुपए वाले कमाने वाले वो जो शहरिया जो मर गया, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके माँ बाप का क्या होगा, ये चिंता का विषय। और उससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है, उस शहरिया की मौत से भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि जब वो शहरिया मर गया, नदी उसमें बजरी में डूब, बजरी वो खान में डूब के, उसके बाद उसकी लाश 12 के हॉस्पिटल में 5 घंटे पड़ी रही। उस शहरिया की लाश, उसकी डेथ बॉडी 5 घंटे तक 12 के हॉस्पिटल में पड़ी रही। एक भी नेता उससे मिलने नहीं गया, उसके आंसू पहुंचने नहीं गया। तो किस बात का होता है? मैंने देखा, मैं पूरे राजस्थान की राजनीति को देखता हूँ, और पूरे राजस्थान की राजनीति को मैं जब देखता हूँ, अभी 4 दिन पहले सपोटरा में एक हमारा गुजर भाई, विजय गुजर, जिसकी वो जब ट्रैक्टर लेके जा रहा था तो पुलिस वालों ने उसको रोका। पुलिस वालों को दलाली चाहिए थी, पुलिस वालों को रवाना चाहिए था, पुलिस वाले को पैसा चाहिए था। उस गुजर भाई को पुलिस ने रोका, और जब वो पुलिस विजय गुजर जब विजय गुजर नहीं रुका तो पुलिस ने उसको गोली मार दी, उसको घाटे लग से मार दिया और उसका मर्डर कर दिया। लेकिन वो सौभाग्यशाली वो एरिया, वो क्षेत्र के लोग जागरूक है, वहां के नेता जागरूक है, वहां के नेता वहां पहुंचे, और वो परिवार मजबूत था, उस विजय गुजर का परिवार मजबूत था। 5 दिन तक थाने के सामने लाश को बिठाए रखा, लाश को रखे, और ये कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। पंच पटेलों, युवाओं, किसानों, भाइयों, आपको कहना चाहता हूँ, नेता ऐसे पैदा करो, जो नेता वहां गए, जो नेता उस विजय गुजर के लिए खड़े हुए, उन नेताओं ने 5 दिन बाद उस विजय गुजर को 10 लाख रुपए,
5 लाख रुपए सरकार ने दिए, 5 लाख रुपए नेताओं ने दिए, और उस विजय गुजर के बच्चे को नौकरी दी, उस बच्चे को उसकी पत्नी को नौकरी दी, उसके घर वालों को इंदिरा आवास दिया। सारी जितनी भी राजस्थान की सरकार में जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं उस किसान को दी, उस विजय गुजर को दी। तो जब विजय गुजर को यह सब मिल सकता है तो उस सहरिया भाई को छिपा बड़ौद में क्यों नहीं मिल सकता? उस छिपा बड़ौद में जो सहरिया, जो इस सरकार की वजह से, इस सरकार की कमियों की वजह से, इस सरकार की बदतमीजी की वजह से वो सहरिया परिवार का जो वो सहरिया भाई मर गया, उसको भी तो 5 लाख रुपए मिलने चाहिए, उसके बच्चों को भी तो नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल सकती क्योंकि आप लोग, हम लोग जगे हुए नहीं। हमने जिन नेताओं को बना रखा है उन नेताओं को सहरिया से मतलब नहीं, आपसे मतलब नहीं, हमसे मतलब नहीं। उन्हें तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने से मतलब है। उनको तो रोज रोज के 1000 5,000 करोड़ रुपए कमाने की फुर्सत नहीं है। इसलिए हम आपको जगाने आए हैं। आप ऐसे किसान नेता पैदा कीजिए, आप अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर आगे कीजिए और उनको भेजिए ताकि वो पढ़ लिख कर समझदार बने, पढ़ लिख कर हकों की लड़ाई लड़ सके। क्योंकि आपके बेटे केवल वही आपकी लड़ाई लड़ सकता है जो किसी किसान के घर में से जाकर नेता बने। ये लोग नेता नहीं बने। इसलिए हम तो ये कहते हैं, हम किसी व्यक्तिगत, किसी आदमी के विरोधी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे नेता पैदा करो, ऐसे लोगों को पैदा करो, ऐसे आदमियों को आगे लाओ जो गरीबों के लिए लड़ सके, जो दीनहीन पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ सके। अरे बड़ों के लिए लड़ाई लड़ने वाले तो बहुत लोग हैं, और बड़ों के लिए अगर कोई लड़ाई नहीं भी लड़ पाएगा तो बड़ों के पास पैसा इतना है कि पैसे की दम से वो लड़ लेगा। हमने आपको खुद पता है, मैंने ब्लड डोनेशन किया। हम सबको आगे आना होगा, हम सबको लोगों के आगे आना होगा। गरीब व्यक्ति बेचारा हॉस्पिटल में चला जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में चला जाएगा तो उसको खून नहीं मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो इलाज कराने की उसकी क्षमता ही नहीं है, ताकत नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जा नहीं पाता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन केवल पंजाब सीकर हरियाणा उधर का आंदोलन नहीं है, आपका भी आंदोलन है, ये आपकी धरती का भी आंदोलन है, आपकी फसलों का भी आंदोलन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आंदोलन बहुत खतरनाक, ये जो मुद्दे हैं बहुत खतरनाक है। आप शहरों में गए हो, आजकल जब 12 में जाते हो, कोटा में जाते हो, तो एक ही मॉल में इतनी बड़ी बड़ी दुकान खुल गई जो एक ही दुकान में सारा माल मिल जाता है। आप सोचते हो कितनी अच्छी बात हो गई, कितनी अच्छी सुविधा मिल गई। एक ही दुकान में भिंडी भी मिल गई, कद्दू भी मिल गया, साबुन भी मिल गया, तेल भी मिल गया, मोटरसाइकिल भी मिल गई, सारे सामान हमें एक ही शोरूम में मिल गया, हमें चक्कर नहीं काटने पड़े। पर आपने कभी सोचा है, कभी देखा है वो एक ही दुकान में जो सारे सामान जो मिल रहे थे उसमें केवल एक ही आदमी पैसे कमा रहा है। उस एक ही दुकान में जो सामान मिल रहे थे उसमें केवल एक ही आदमी, एक ही मालिक, एक ही आदमी पैसे कमा रहा था। लेकिन उस शोरूम की वजह से कितने छोटे छोटे दुकान वाले, ठेले वाले, जो हमारे छोटे छोटे मजदूर काम करते हैं शहरों में, वो कितने लोगों को उसमें हत्या हो गई, कितने लोग मर गए, वो नहीं सोचा। इसीलिए ये जो काले कानून, ये जो नियम आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी जमीन को देने का, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2-2 बीघा, 5-5 बीघा, 7-7 बीघा, 10-10 बीघा के किसान सारे मारे जाएंगे और ऐसे बड़े बड़े व्यापारी आ जाएंगे। धीरू भाई अंबानी और उसका अडानी का हम नाम लेते हैं, लेकिन इस 12 कोटा में भी छोटे छोटे अडानी अंबानी बहुत सारे बैठे हैं जो आज उनके पास 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10-10 हजार करोड़ के वो मालिक है। ये सब हमारे बीच में आएंगे, थोड़े दिन कहेंगे आपकी धरती की अब जो 4 लाख में आपकी जमीन बिक रही है उसके 10 लाख देंगे। आप झांसे में आ जाओगे, आप चक्कर में आ जाओगे, आप दे दोगे। आपके पास आएंगे, आपका जो माल 5,000 बिक रहा है वो 7,000 बिकेगा, 10,000 बिकेगा। जिस तरह से ये लोग आए थे पहले नेट लेके, इंटरनेट लेके, जियो सिम लेके, मोबाइल लेके, जब भी कोई आता जैसे गैस सिलेंडर मोदी ने दिया, जैसे जियो की सीमा, शुरू में ये सपने दिखाएंगे लेकिन बाद में आप सबको लूट मारेंगे। जिस तरह से अमेरिका और इटली और विदेशों में एक एक किसान के पास 5-5 हजार, 10-10 हजार बीघा जमीन है, वहाँ खेती किसानी बर्बाद हो गई, गरीब गरीब हो गए, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसलिए हम सबकी लड़ाई है, इस लड़ाई में आपको आगे आना होगा, आपको हमारा साथ देना होगा। और अगर आप हमें हाथ खड़ा करके आप नरेश मीणा को भरोसा देते हो, आप इन सब पंच पटेलों को, इन नेताओं को, इन किसान नेताओं को अगर आप सब हमें भरोसा देते हो तो हम बहुत बड़ी पंचायत कोटा में बुलाना चाहते हैं। लेकिन जितने लोग यहाँ बचे, अगर आप एक एक व्यक्ति नरेश मीणा बनेगा, एक एक व्यक्ति अटवाल साहब बनेगा, एक एक व्यक्ति धर्मराज जी बनेगा, दीनबंधु जी बनेंगे, एक एक व्यक्ति नरेंद्र भाई बनेगा, विनू बनेगा, जितने भी युवा साथी, जितने भी पंच पटेल जिन्होंने इसमें मेहनत करी है, अगर आप सब भी उतनी मेहनत करोगे और एक एक आदमी अपने खर्चे पे, अपने
व्यवस्था करके एक दिन के लिए अगर आप कोटा में अगर पंचायत को सफल बनाने के लिए हाँ कर दो, सौगंध खा के हाँ कर दो, जब तो हम राकेश टिकैत और चिड़ुनी साहब की सभा कराने के लिए कोटा में आह्वान करें, आप तैयार हो? हाथ खड़े करके जोर दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक कहावत है रामायण में कि रघुकुल रीत सदा चलाई, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आओ सुनिए ना, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सबने इस पंचायत में पहुंच के आप सबने फैसला सुनाया है, आप सबने इस बेटे को आशीर्वाद दिया, आप सबने इस बेटे को हौसला दिया है। आप सब एक बार और हाथ खड़ा करके फिर आश्वस्त कर दो कि कोटा में हमारी अगली पंचायत बुलाएं। तो आप सबका ये आशीर्वाद, आपका ये स्नेह, आपका ये हौसला अब कोटा में हम सब देखेंगे। कोटा में जल्दी बड़ी पंचायत की घोषणा करेंगे। उसके पहले हम चाहते हैं कि भाई साहब और गुलीचंद जी जो भी आदेश करें, सत्यनारायण जी भाई साहब, रमेश जी। अच्छा, अब मैं अंतिम धन्यवाद के लिए आदरणीय अटवाल साहब को बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बार और मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पंचायत की शुरुआत कैसे हुई? इस पंचायत की शुरुआत हुई बरौनी से, जो हमारे गुरुमुख साहब जी बैठे हैं और भाई साहब गुरदीप जी, इन्होंने मुझे श्योपुर में सुना, श्योपुर की इन्होंने पंचायत में गए, इन्होंने देखा और इन्होंने कहा कि नरेश हम भी हमारे क्षेत्र में एक मीटिंग करना चाहते हैं, आप पधारो। मैं श्याम पेट के पास गया, हमने बात करी, उसके बाद इन्होंने मेहनत करी। इसके अलावा भाई नरेंद्र जी, विनू जी, ब्रजनगर के जितने भी हमारे साथी, हिमांशु, नितेश, बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, सबको नहीं जान पाता, लेकिन ये सब आप सबके योगदान से ये सफल मीटिंग हुई। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान पटेलों आपको धन्यवाद। और मैं अब आदरणीय अटवाल साहब को निवेदन करना चाहता हूँ, वो धन्यवाद ज्ञापित करें। सम्मानीय मंच, एक दो लोग बाहर से पीछे से आवाज आई है कि हम साथ के इसके बाद धन्यवाद के बाद आदरणीय भाई मनराज जी से कुछ और गीत सुनेंगे। सही? चलो ठीक, धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि अभी आधा घंटा और